जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदासस्थल महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप दिल्ली सल्तनत के अरबी और फारसी साहित्य के बारे में ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर इस टॉपिक से सवाल आते हैं कि इस बुक के राइटर कौन है, ये मध्यकालीन भारत का क्या सबसे इम्पोर्टेंट बुक है और अगर है तो इसमें क्या लिखी गई है। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि अरबी और फारसी साहित्य कौन कौन सी थी और उसके राइटर कौन थे और उस बुक में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थी। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है चचनामा। चचनामा मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे अरबों की 712 ईस्वी में सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मूलतः अरबी भाषा में लिखी इस पुस्तक के लेखक का नाम अभी भी अज्ञात माना गया है, परंतु मोहम्मद बिन कासिम को इसका बुक रचयिता माना गया है, पर यह भी विवादास्पद है जिसके नाम पर लेखक ने इस किताब का नाम चचनामा रखा। ये अक्सर कहा जाता है कि लेखक का नाम चचनामा भी हो सकता है या फिर मोहम्मद बिन कासिम भी हो सकती है। नासिर उद्दीन गुबाचा के समय में इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। नेक्स्ट जो बुक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है किताबुल यामिनी। इस किताब की रचना अबू नासिर बिन मोहम्मद अल जब्बार अल उतबी ने की थी। उतबी का संबंध फारस के उतब परिवार से था जो महमूद गजनवी की सेवा में था। इस कारण उतबी को महमूद गजनवी और उसके कार्यकलापों की व्यक्तिगत जानकारी थी। इस पुस्तक में सुबुक्तगिन और महमूद गजनवी के इतिहास का पता चलता है। इस पुस्तक से हमें तिथियों का सही विवरण नहीं मिलता, परंतु महमूद गजनवी पर यह एक पुस्तक महान पुस्तक माना गया है जिसमें उसने अपनी इस अरबी भाषा की किताब में तिथियों का सटीक वर्णन किया है। इस किताब से हमें नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है तारीख मसूदी। इस किताब को अरबी भाषा में अबुल फजल महमूद बिन हुसैन अल बैहाकी ने लिखा है। बैहाकी महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का एक कर्मचारी था। इससे गजनी वंश के इतिहास, उसके शासनकाल और उसके चरित्र की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है तारीख हिंद। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बयूनी या अल बरूनी फारसी और अरबी भाषा के एक विद्वान लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक भी जो था, जिसे चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, धर्मशास्त्र की भी अच्छी जानकारी थी। गजनी में जो महमूद थे वो भारत पर कई बार आक्रमण किए और कई अभियानों में वो सुल्तान के साथ थे। अपने भारत प्रवास के दौरान उसने संस्कृत सीखी और हिंदू धर्म और दर्शन का अध्ययन भी किया। ये माना जाता है कि उसने अपनी इस अरबी भाषा की किताब में तिथियों का सटीक वर्णन किया है। इस किताब में हमें 11वीं शताब्दी के भारत के हिंदू धर्म, साहित्य और विज्ञान की जानकारी मिलती है। उसने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है ताजुल मासिर। इस पुस्तक को हसन निजामी द्वारा देखा गया था जो महमूद गौरी के साथ भारत आया था। यह पुस्तक दिल्ली में सुल्तान या सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। इस पुस्तक में तराइन के युद्ध से लेकर कुतुबुद्दीन बिन ऐबक और इल्तुतमिश के इतिहास की जानकारी मिलती है। यह समकालीन रचना अरबी और फारसी दोनों में लिखी गई है। दूसरी नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण बुक है वो है तबकात ए नासिरी। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि तबकात ए नासिरी मिनहाज अल सिराज जुजानी द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का वर्णन करती है। मिनहाज नासिर उद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी और इतिहासकार भी थे। इसने गौरी राजवंश का या गौरी सिलसिला भी लिखी है। तबकात ए नासिरी 23 अध्याय में है। यह पुस्तक दिल्ली में सल्तनत काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तबकात ए नासिरी दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल में खलजी विद्रोह की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों की जानकारी मैं अभी आपको दे रही हूँ। 11वें खंड जो थी उसमें सुबुक्तगिन से खुसरो मलिक तक के गजनवी राज साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है।
खंड 17 में गौरी राजवंश का 1215 ईस्वी में उदय और सुल्तान अलाउद्दीन के साथ उनका अंत बताया गया है। खंड 19 में गौरी सुल्तान सफुद्दीन सूरी से कुतुबुद्दीन ऐबक तक का इतिहास बताया गया है। खंड 20 यानी खंड 20 में ऐबक का इतिहास और इल्तुतमिश का इतिहास बताया गया है। खंड 22 में सल्तनत के भीतर दरबारियों, जनरलों और प्रांतीय गवर्नरों की जीवनी आदि वजीर बलबन के प्रारंभिक इतिहास तक की जानकारी दी है। खंड 23 में चंगेज खान के विषय में विस्तृत जानकारी और उसके उत्तराधिकारी मंगोलों द्वारा मुस्लिम पर किए गए अत्याचार के बारे में जानकारी पेश की गई है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी वो है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह का अर्थ होता है जीत के खजाने। यह किताब अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। खुसरो एक जाने माने लेखक थे जो दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। वे अपने समकालीन लगभग सभी सुल्तानों के दरबार में प्रमुख कवि थे। उन्होंने सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए किए गए कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें मिफ्ताह उल फुतूह जीत के कुंजी के रूप में अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की जीत की प्रशंसा की गई है। इसमें मलिक छज्जू द्वारा किए गए विद्रोह का भी वर्णन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है किरान उस सदैन। किरान उस सदैन दो शुभ सितारों की बैठक में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसे अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में बुगरा खां और उसके बेटे कैकूबाद की भेंट और समझौते का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो इस्किया मसनवी दुअल रानी खिज खां है, जिसमें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई मसनवी यानी ये मसनवी का अर्थ होता है कविता में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के राजा करण सिंह की पुत्री दुअल रानी के प्रेम का वर्णन है। इसमें अलाउद्दीन की गुजरात विजय का भी वर्णन स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। नेक्स्ट बुक है नू सिपहर। इस मसनवी में भारत और उसकी संस्कृति की खुसरो ने अपनी धारणाओं के बारे में लिखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुसरो के बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों के बारे में जानकारी अगर लेनी होती है तो वो नूह सिपहर बुक में पाई गई है। तुगलकनामा सबसे ऑथेंटिक बुक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इसे खुसरो ने इसमें तुगलक वंश के शासन का इतिहास लिखा है। इस किताब में गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो खां पर जीत का उल्लेख है, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक वंश की स्थापना हुई। इसे अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृतियां भी मानी जा सकती हैं। तारीख फिरोजशाही। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही को लिखा। बर्नी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। इस किताब में बर्नी ने बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक के इतिहास का वर्णन किया है। बर्नी ने सुल्तानों और उनके सैन्य अभियानों के अलावा उस समय की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दशा एवं न्याय व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया है। उसने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों, अमीरों और सूफी संतों का भी वर्णन किया है। बर्नी ने अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था और आर्थिक सुधारों का भी विस्तृत वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन का पूरी तरह से वर्णन इस पुस्तक की प्रमुख विशेषता है, जो इतिहास के दृष्टिकोण से या इतिहास साहित्य के दृष्टिकोण से तारीख फिरोजशाही एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट बुक है तारीख फिरोजशाही, परंतु इसके रचयिता अलग है और इसके टाइमिंग भी अलग है, क्योंकि पहले की जो टाइमिंग थी वो है 1257 और अब की जो टाइमिंग है वो 1398। इस पुस्तक की रचना है शम्स सिराज अफीफ ने की थी। अफीफ की यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन देती है। अफीफ ने इसे तैमूर के आक्रमण के कुछ समय बाद लिखा है। यह फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में फिरोज शाह के शासनकाल की सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। फिरोज शाह द्वारा प्रचलित जागीर प्रथा का भी इसमें वर्णन है। फिरोज शाह के शासनकाल की जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। इस किताब की याहिया बिन अहमद सरहिंदी
ने लिखा है, जिसे सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का आश्रय प्राप्त था। याहिया बिन अहमद ने इस पुस्तक यानी इस किताब का प्रारंभ मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू करके सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक का इतिहास लिखा है। सैयद वंश का इतिहास को जानना यह एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बुक में माना जाता है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इस पुस्तक को लिखने का फिरोज शाह का मुख्य उद्देश्य स्वयं को एक आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध करना था। इस किताब में उसके प्रशासन संबंधित कुछ जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है फुतुह-उस-सलातीन। यह किताब ख्वाजा अब्दुल्ला मालिक इशामी ने लिखी थी, जो मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। जब तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन स्थित दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो इसामी का परिवार भी यहाँ आ गया था। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, वो बहमनी साम्राज्य के बारे में है, कि जिसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे और उन्होंने यहाँ आश्रय दिया था। फुतुह-उस-सलातीन जो एक कवित या कवि के रूप में कविताएं लिखते थे। यह किताब मोहम्मद गजनी के एओजर वंश से लेकर तुगलक वंश तक के इतिहास का वर्णन करती है। यह किताब दक्कन के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसामी मोहम्मद तुगलक की किसी बात पर नाराज हो गया था और उसने तुगलक के कई कामों को इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। बाद के कई इतिहासकारों जैसे बदायूनी और फरिश्ता आदि ने अपने लेखन के लिए फुतुह-उस-सलातीन की मदद ली। यानी इसका मतलब ये है कि बहमनी साम्राज्य में फुतुह-उस-सलातीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनकी बुक्स भी काफी महत्वपूर्ण रही है। नेक्स्ट बुक है तुजुक-ए-बाबरी, जो बहुत महत्वपूर्ण बुक में मानी जाती है, जिसको ये बोला जाता है कि ये सल्तनत का और मध्यकाल के साहित्य में सबसे वर्चस्व की बुक में काउंट होती है, ताकि लोगों का ये मानना है कि तुजुक-ए-बाबरी एक ऐसा बुक था जिसमें बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी, जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। मुगल काल के दौरान कई लेखकों ने इस किताब का फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद इसका कई यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। तुजुक-ए-बाबरी की प्रशंसा कई इतिहासकारों ने की है और कुछ ने इसे भारत के वास्तविक इतिहास का एकमात्र स्रोत माना है। इस किताब में न सिर्फ बाबर के जीवन की घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है, बल्कि इससे उसके चरित्र, व्यक्तित्व, ज्ञान, क्षमता, कमजोरी के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह कहा जा सकता है कि इस किताब में बाबर ने सच्चाई लिखने की पूरी कोशिश की है। बाबर ने अपने दोस्तों के साथ शराब और अफीम के अपने प्रयोग के बारे में भी लिखा है। बाबर ने निष्पक्ष होकर अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में इसमें लिखा है। उसने दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी, आलम खान लोदी, राणा संग्राम सिंह आदि के चरित्र, व्यक्तित्व और उनके कार्यों के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा है। उसने अपने जीवन के दौरान किए गए दौरों और उसके खूबसूरत जलवायु, नदियों, जंगलों, वनस्पति और जीव जंतु यानी पेड़ पौधे, फूल, प्रकृति की सुंदरता का भी इस पुस्तक में बखूबी वर्णन किया है। तुजुक-ए-बाबरी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन्होंने जलवायु के ही नहीं, घोड़े, कुत्ते, अंगर, तरबूज या अन्य फल सब्जियों की भी पर्याप्त मात्रा में जानकारी दी है, जिसमें यहाँ कहा जाता है कि यहाँ कोई गर्म स्नान और कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। लोग यहाँ मोमबत्ती या मशालों का उपयोग नहीं करते, इसके बजाय वो तेल और लैंप का उपयोग करते थे, जो उनके नौकर लेकर आते थे। बड़ी नदियों के बावजूद यहाँ पानी की कमी थी। यहाँ के बगाने कोई चार दीवारी पर नहीं थे, मतलब बगाने खुली हुई थी। जैसे कि हम लोग के घरों में बागान छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो खुली बगान थी। घर अच्छी तरह से भी नहीं बने हुए थे और इसमें ताजा हवा के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं था। किसानों और गरीब लोग लगभग नग्न रहते थे। यहाँ के पुरुष लंगोट पहनते थे और महिलाएं सिर्फ कपड़े में ही अपने शरीर को ढकती थी। हालांकि उसने इस भारत के विशालता और भी समृद्धि की भी वर्णन की है, परंतु भारत के अन्य चीजों का भी उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बुक में आती है तारिक-ए-रशीदी। इस किताब को बाबर के चचेरे भाई मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलात
ने फारसी भाषा में ये लिखा है। मिर्जा हैदर ने बाबर और हुमायूं के जीवन की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। उसने हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी के खिलाफ कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था। मिर्जा हैदर ने अपनी किताब को 2 भागों में बनाया है। पहले भाग में उसने मुगल सम्राटों का इतिहास लिखा है और दूसरे भाग में उसने मुगल काल के जीवन घटनाओं के बारे में लिखा है और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। नेक्स्ट बुक है हुमायूंनामा। फारसी भाषा में इस पुस्तक यानी इस किताब को गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी, ने लिखा है। इस किताब को उसने अकबर के शासनकाल में उनके निर्दोषों पर लिखा है। उसने बाबर के शासन के बाद की घटनाओं और सम्राटों के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन उसने सम्राटों के चरित्र, व्यक्तित्व और परिवार के संबंधों पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। इस किताब से कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा सकती है। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख-ए-शेर शाही और तोहफा-ए-अकबरी शाही। फारसी भाषा में इस किताब को अब्बास खान सरवानी ने अकबर के निर्देशों पर लिखा है। इस किताब का केवल कुछ भाग ही उपलब्ध है। इस किताब को उसने शेरशाह की मौत के 40वें वर्ष बाद लिखा है और उसने खुद को शेरशाह के परिवार से संबंधित बताया है। उसने हर किताब या हर घटना की जानकारी का स्रोत इसी सामग्री से वर्णन होता है। सूर इस किताब को प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया है, इसलिए तारीख-ए-शेर शाही को एक प्रामाणिक स्रोत सामग्री के रूप में भी माना जा सकता है। इसमें शेरशाह के द्वारा किसानों की देखभाल और जनता के कल्याण के कामों के बारे में भी लिखा गया है। इस पुस्तक में शेरशाह, इस्लाम शाह और अंत में सूर शासकों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त है। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख-ए-फरिश्ता। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह या फरिश्ता ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय के सेवा में रहते हुए अपने काम को पूरा किया था। इसके द्वारा किए गए काम को तारीख-ए-फरिश्ता और गुलशन-ए-इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। फरिश्ता ने 13 खंडों के अपने काम में भारत के इतिहास को शुरू से लिखने की कोशिश की है। उसने राजाओं और उनके राज्यों, मुस्लिम सूफियों, भारत की भौगोलिक स्थितियां और यहाँ की जलवायु के बारे में बखूबी वर्णन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बुक में अकबरनामा को भी काउंट किया गया है, जो फारसी भाषा में इस किताब को अबुल फजल ने लिखा है। इस किताब के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें पहले भाग में मुगलों का इतिहास अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं के शासन काल तक के इतिहास को बताया गया है और दूसरे और तीसरे भाग में अकबर के शासन काल का उल्लेख किया गया है। अबुल फजल उस समय की घटनाओं और उनके कारणों की भी जानकारी देता है। उसने बाबर को तुजुक के बाबरी की कमियों की भी दूर करने का प्रयास किया गया है। उसने विस्तार में हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया और शेरशाह की हुमायूं के साथ प्रतिद्वंदिता का वर्णन भी इसमें किया गया है। उसने अकबर के शासन, उसकी नीतियों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से लिखा है। अकबरनामा मुगल इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। उसने बाबर, हुमायूं और विशेष रूप से अकबर को महिमा मंडित किया है। साथ ही शेरशाह और इस्लाम शाह को बुरी तरह से बुरे वस्तुओं या बुरे लोगों में भी काउंट किया गया है। इस किताब के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना गया है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट आईने अकबरी के बारे में कुछ न कुछ पूछा जाता ही है, तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि आईने अकबरी क्या है। तो फारसी भाषा में इस किताब को अबुल फजल ने लिखा था। इस किताब में अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन नहीं किया है, बल्कि उसके प्रशासन, कानून, नियम, विनिमय आदि का वर्णन किया है। यह किताब भी 3 खंडों में लिखी गई है। अबुल फजल ने इसमें शाही खजाने, सिक्कों, हरम, अदालत, समारोह, सैन्य और नागरिक अधिकारियों, उनके पद, न्याय और राजस्व प्रशासन की स्थिति, राज्य की आय के स्रोतों और व्यय, अकबर का दिन इलाही, विदेशी आक्रामकता, हिंदू और मुस्लिम संतों, विद्वानों आदि के बारे में भली भांति सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। इसलिए आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के दौरान संस्कृति और प्रशासन के बारे में जानने का एक अनमोल स्रोत माना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आईने अकबरी से अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव
एग्जाम में इससे सवाल आता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आईने अकबरी लिखा किसने है और आईने अकबरी के अंदर मूल बातें क्या क्या है। नेक्स्ट पुस्तक और अंतिम पुस्तक है, और हम ये भी आपको ये बता दें कि ये फारसी और अरबी साहित्य ही नहीं है, इसमें सल्तनत कालीन या मुगल कालीन साहित्य के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल पाएगी। नेक्स्ट पुस्तक है तबकात-ए अकबरी। इस किताब को ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। इसमें भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर अकबर के शासन के 29वें वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। यह 3 भागों में विभाजित है, जिसके पहले भाग में निजामुद्दीन अहमद ने भारत में मुस्लिम शासन और दिल्ली के सुल्तान के इतिहास की शुरुआत का वर्णन किया है। इसके दूसरे भाग में उसने मुगल साम्राज्य के बारे बाबर से लेकर अकबर के शासन के तक के वर्षों का वर्णन किया है। तीसरे भाग में वो राज्यों के बारे में लिखता है, जिसमें उसने मालवा और गुजरात के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तबकात-ए अकबरी मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से के विषय में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, अतः इसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत सामग्री के रूप में भी माना जाता है।